तो आज हम पढ़ाएंगे आपको कक्षा 10 विज्ञान गोलीय प्रश्नों पर प्रकाश का परावर्तन। तो जल्दी से जल्दी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो नए वीडियो आपको मिलते रहें। हम आपको बहुत आसान तरीके से विज्ञान की क्लास देंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपको एक क्लास में ही लड़ जाएगा। हम वादा करते हैं कि यूपी बोर्ड का जो पेपर है हमारी क्लास से पूरा फंसेगा, 100% फंसेगा। तो हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। हम पढ़ने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर एक पृष्ठ पर चांदी की कलाई या पॉलिश कर दी जाए तो जो हमें प्राप्त होगा वो गोलीय दर्पण प्राप्त होगा। क्या होगा? गोलीय दर्पण। इसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह गोलीय होती है तो गोलीय दर्पण कहलाता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, ये दर्पण है। क्या है? ये दर्पण। ये क्या है? गोल है कि नहीं है, इसलिए इसे गोलीय दर्पण कहते हैं, गोल है। अब इसकी किसी न किसी एक सतह पर, या तो आंतरिक सतह पर, ये इसकी आंतरिक सतह है और ये इसकी बाहरी सतह है। क्या है? ये बाहरी सतह है। तो जब हम इसकी बाहरी सतह पर कलई करते हैं, जैसे ऐसे हम कलई कर देते हैं, इस पर हम कलई पोत देते हैं, ये कलई पोत दी, तो ये जो परावर्तक सतह बन गई है, तो जैसे ऐसे हो गया ना, इस तरीके से। और जैसे कोई प्रकाश किरण ऐसे आएगी तो ये कहाँ टकरा कर ऐसे चली जाएगी। इसी तरीके से हम दूसरा लेते हैं, जैसे ये गोला है, कोई गोला है, इसकी भीतरी सतह पर पॉलिश कर दिया जाए। किस सतह पर कर दिया जाए पॉलिश? भीतरी सतह। तो जो किरण आएगी वो कैसी आएगी? ऐसी आएगी, ऐसी चली जाएगी, मतलब ये फैलाती है। तो इसकी उभरी हुई सतह पर पॉलिश नहीं होता, इसकी आंतरिक सतह पर पॉलिश होता है। तो ये क्या है? किसी गोलीय सतह पर पॉलिश है ना, इसलिए इसे गोलीय दर्पण कहा जाता है। इसकी सतह भी गोल है तो गोलीय दर्पण क्या है? कहा जाता है। अब हम चलते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव, केव माने क्या होती है? वैसे हम केव माने गुफा बोलते हैं। गुफा कैसी होती? गुफा मतलब ऐसी होती, गुफा में एक गहरा होता है, अंदर जाना पड़ता है। तो इसी तरीके से इस मिरर को हम बोलेंगे क्या? एक गुफा के तरीके से क्या है? ये अंदर धंसा हुआ क्या है? गुफा के तरीके से है ना, इसे हम कॉनकेव मिरर बोलते हैं, यानी कि अवतल दर्पण। तो इसकी परावर्तक सतह कौन है? इसकी परावर्तक सतह है, इसकी परावर्तक सतह कौन है? तो ये इसकी जो आंतरिक सतह जिस पर पॉलिश नहीं है। क्या है? जिस पर पॉलिश नहीं है, जिस पर पॉलिश नहीं है वो इसकी परावर्तक सतह है। क्या है? वो इसकी परावर्तक सतह। और जिस पर पॉलिश है, तो जिस पर पॉलिश है तो अपारदर्शी सतह है वो। अब इसमें क्या है? जो प्रकाश किरण आती है और ऐसे लौट जाती है, तो जो किरण आती है उसे आपतित किरण कहते हैं, जो जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। तो ये हो गए आपका। आगे चलते हैं। ये है उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का मतलब होता है, वैक्स का मतलब होता है उभरा सतह। कैसा? उभरा सतह। कैसा? उभरा। तो उभरी सतह पर पॉलिश नहीं होती है, इससे प्रकाश किरण क्या होती है? परावर्तित होती है। तो इसे कहते हैं हम उत्तल दर्पण। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ होता है
उभरा होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। समझ में आ रहा है ना चिंकू? हम इस चित्र को समझ लेते हैं थोड़ा। तो इसमें आप देख लीजिए कि जैसे ये कोई गोला खींचा हुआ है, कोई गोला प्रकार से खींचा हमने, और इस पर ये सतह है ना, तो इस पर क्या है? सिर्फ पॉलिश है। और ये समझ लो जी, ये यहाँ से ये जाती है, तो जैसे कोई प्रकाश किरण आती है, क्या आती है? प्रकाश किरण आती है, और लौट करके जिस बिंदु से होकर जाती है, ये क्या है? अक्ष है। क्या है ये? अक्ष है, मुख्य अक्ष है। ये अक्ष जब कोई किरण ऐसे आती है, किसी बिंदु से होकर अक्ष को काटती है, तो उसे फोकस बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु बिंदु बोलते हैं। और जिस पर हम सुई रख के इसको, इस गोला को खींचते हैं, वो इसकी वक्रता त्रिज्या बन जाती है। क्या बन जाती है? इसकी वक्रता त्रिज्या। तो सीधी सीधी बात है, जो ये ध्रुव है, ध्रुव से जितनी दूरी इस फोकस की होगी, उतनी ही दूरी सेम इसकी होगी। तो ये कौन सा दर्पण माना जाता है? जब बाहरी सतह पर है तो कॉनकेव मिरर माना जाता है। कॉनकेव मिरर माना जाता है। तो हम अब नेक्स्ट देख लेते हैं। कॉनकेव का मतलब अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ हम आपको डेफिनेशन समझाएंगे। जो डेफिनेशन किस प्रकार से हैं, तो सबसे पहले हम जो डेफिनेशन देख लेते हैं, तो कौन सी डेफिनेशन है? पोल ऑफ मिरर। पोल ऑफ मिरर मतलब जो दर्पण का ध्रुव होता है, वो कहाँ होता है? जैसे कोई हमें दर्पण लिया, तो दर्पण का जो बीच वाला भाग है, उसे हम ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण परावर्तक के जो मध्य होता है, यानी कि जैसे हमने कोई ये वाला है, तो इसके जो बीच में जो भाग होगा, उसे हम ध्रुव बोलते हैं। ये कॉनकेव है, कॉन्वेक्स मिरर है, यानी कि वो तल है या अवतल है। तो इसमें हम ध्रुव तो हमने देख लिया। ध्रुव क्या है? जब किसी गोलीय दर्पण में जो परावर्तक सतह में मध्य में जो बिंदु होता है, उसे हम दर्पण का द्विध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये हमने आपको समझा ही दिया है कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले का जो केंद्रीय भाग होता है, जहाँ पर सुई रखी जाती है, वो उसका वक्रता केंद्र बन जाता है। तो जहाँ से होकर के उस गोले को बनाया जाता है, उसे वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र बनाते हैं, बन जाता है, जिसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। क्या से प्रदर्शित करते हैं? सी। अभी पढ़ा था हमने वक्रता केंद्र, अब पढ़ते हैं वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो क्या है वक्रता त्रिज्या? तो वक्रता त्रिज्या होती है कि पोल से वक्रता केंद्र तक की नापी गई दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी गोले की त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस खोखले गोले के केंद्र, खोखले गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। जिस गोले को हमने बनाया गया है, मतलब सेंटर ऑफ रेडियाई कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, यानी कि वक्रता त्रिज्या होती है, तो किसी गोले का मध्य बिंदु से होकर दर्पण के किसी ध्रुव की नापी गई दूरी ही वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो आर से प्रदर्शित करते हैं। कैसे? आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम त्रिज्या बोलते हैं। इतनी को हम त्रिज्या बोलते हैं। अब होता है प्रिंसिपल फोकस क्या है, यानी कि मुख्य फोकस क्या है? तो यह है गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें। तो गोलीय दर्पण, जैसे हम मान लेते हैं गोलीय दर्पण ए है, कोई गोलीय दर्पण, इसके मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें। मुख्य अक्ष कौन से? ये मुख्य अक्ष है। ये समांतर आने वाली किरणें,
यदि अवतल लेंस होगा तो ये क्या होंगी, फोकस पर फोकस हुई प्रतीत होंगी। यदि उत्तल लेंस होगा तब क्या होगा, उत्तल लेंस होगा तभी इस तरीके से बनेगा, इस तरीके के। सो ये इसका मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें ये लौट जाती हैं, लेकिन जब इसको पीछे बढ़ाएंगे तो फोकस से आते हुए प्रतीत होती हैं। तो अवतल दर्पण में फोकस पर मिलती प्रतीत होती हैं और उत्तल दर्पण में फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। मतलब ए आई और ये चली गई, ये हो गया। तो ऐसे ही लिखा है इसमें कि गोली दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वह बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। इसे हम ऐप से दिखाते हैं। अब है फोकस लेंथ। फोकस लेंथ यानी कि फोकस दूरी। तो गोलीय दर्पण मतलब गोलीय दर्पण के ध्रुव से क्या है, जैसे कोई गोलीय दर्पण ये है, ये उसका मुख्य अक्ष है, इसकी फोकस दूरी है ये सी है, ये किरण आई, ये चली गई। तो ये ध्रुव है, ध्रुव से फोकस तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। सीधी सीधी बात है। तो फोकस दूरी गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य अक्ष के बीच की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। इसे ऐप से दिखाते हैं। ये अवतल दर्पण की है, अवतल दर्पण की है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, समझ में आ रहा होगा। चल रिंकू, तू खड़ा हो जा और बता, ये हमने जो दिखा रहे हैं आपको, ये चित्र काय का है? हाँ, अवतल दर्पण, ठीक, बिल्कुल, बहुत अच्छे। तो इसमें क्या है, ये हम आपको चित्र बताने जा रहे हैं। इसमें जो वस्तु है, इसका वीडियो एक और बना चुके हैं जो पहले पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट पर पड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप। तो फिर से हम वही दोहरा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि हम वस्तु को कहाँ रखते हैं, अनंत पर रखते हैं। जैसे कोई हमने दर्पण बनाया तो इसमें क्या हो गया, ये इसका फोकस हो गया, ये इसका वक्रता केंद्र हो गया, ये इसका अनंत हो गया। तो कोई वस्तु हम कहाँ रखे हैं, अनंत पर रखें। तो हमेशा अनंत पर रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। और फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। इसका उल्टा भी सत्य है, इसका सीधा भी सत्य है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि मुख्य फोकस पर बना, उल्टा बना, वस्तु से छोटा बना। कैसा बना, उल्टा बना और वस्तु से छोटा बना और रियल बना, वास्तविक बना। इसका चित्र देख लेते हैं। ये चित्र इसका ये है। कहाँ बना चित्र, ये बना इसका प्रतिबिंब। कहाँ बना, फोकस पर बना। अब देखते हैं दूसरा। अब हम वस्तु को क्या थोड़ा खिसकाते हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच लाते हैं। कहाँ लाते हैं हम, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच लाते हैं। जैसे ये हो गया, ये एफ हो गया, ये सी हो गया, ये अनंत हो गया। वस्तु पहले अनंत पे थी, फिर कहाँ लाया, अनंत और इसके बीच। तो जब ये बीच में आएगी तो इसका प्रतिबिंब ही बीच में ही बनेगा। कहाँ बनेगा ऐसा प्रतिबिंब, यहाँ बनेगा। उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और फोकस दूरी वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। और ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वस्तु रखिए। क्या रखिए, वस्तु। ये इसका चित्र देख लीजिए। अब हम वस्तु को रखते हैं कहाँ पर, अब हम वस्तु को रखते हैं वक्रता केंद्र पर। ये एफ हो गया, ये सी हो गया। सी पर रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा कहाँ बनता है, सी पर ही बनता है। वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु का उल्टा बनता है। मतलब ये लिखा है इसका। तो प्रतिबिंब कैसा होता है, जहाँ वस्तु रखी है उसके नीचे प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा प्रतिबिंब। ये है इसका चित्र।
अब चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे। नेक्स्ट कंडीशन पे, जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखी। वस्तु कहाँ रखी हो? फोकस केंद्र वक्रता के बीच रखी। तो जब ये बीच में रखी है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसका प्रतिबिंब इसका अनंत पर बनेगा। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। क्या बनेगा? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। ये देखो इसमें पढ़ रहा है, ठीक है। वस्तु से बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, ये तो समय चल रहा है, और वास्तविक बनेगा। अब वस्तु फोकस पर रखी है तो अनंत पर बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा से, तो ये इसका उसी का सत्य है। अब आते हैं हम उत्तल लेंस के बारे में। ये भी अवतल ही है, अवतल है, सॉरी, भी अवतल है। जब हम वस्तु को कहाँ रखते हैं? जब वस्तु को हम अब फोकस यहाँ रख देते हैं वस्तु, जब वस्तु को यहाँ रख देते इसका प्रतिबिंब जो पीछे आएगा तो ये यहाँ बनता हुआ दिखाई देगा, आभासी बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, और फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा। ध्रुव ये है और फोकस ये है, दूसरी तरफ का फोकस है। अभी उत्तल दर्पण के बारे में हम समझाएंगे आपको। तो उत्तल दर्पण में जो वस्तु कहाँ रखी है? उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण ये होता है जिसकी बाहरी सतह पर काली पुती होती है। कौन सतह पर? बाहरी सतह पर काली पुती होती है, और आंतरिक सतह इसकी परावर्तक सतह होती है, ठीक है। अब वस्तु कहाँ रखी? अनंत पर रखी। तो ये इसमें हमेशा आती हुई प्रतीत होगी, तो ये फोकस पर जाके इसकी किरणें क्या हो, फोकस हो जाएंगी, तो ये आभासी बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। दूसरा हो गया अनंत और ध्रुव के बीच। जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी रखी हो तो प्रतिबिंब हमेशा बनेगा मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। ये मुख्य फोकस हो गया, ये ध्रुव हो गया, और ये मुख्य फोकस हो गया, ये एफ हो गया। वस्तु चाहे कहीं भी रखी हो प्रतिबिंब बनेगा मुख्य तथा फोकस के बीच, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। अब चलते हैं हम गोलीय दर्पणों की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। तो सीधा सीधा संबंध है। कैसा है? क्या संबंध है? तो संबंध ये है कि ये जैसे क्या है, कोई दर्पण रखा है, ये एफ है, ये आर है, तो एक एफ यहाँ से इतनी दूरी, उतनी यहाँ से इतनी दूरी होती है, तो आर बराबर क्या हो गया? 2f। ये इसका हो गया आर बराबर 2f, यानी कि आर बराबर 2f। तो f बराबर क्या हो जाए? आर बटे 2, ये हो जाएगा आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट, ये है इसका सूत्र, ठीक है। हम कुछ फार्मूला देख लेते हैं। गोलीय दर्पणों में अवतल और उत्तल दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। ये वक्र त्रिज्या में संबंध है, तो क्या हो गया? आधा हो गया, ये आप देख सकते हैं। गोलीय दर्पण का जो अवतल लेंस उत्तल लेंस का सूत्र यूवीएफ में संबंध है वो इस तरीके से, ये गलत है, इसे क्या है? ये गलत है, ये वाला गलत है, ये वाला इसका गलत है, बस सीधा सीधा है इतना। ये जिन भाई बहनों को फार्मूला लगाने में या फार्मूला भाग करने में दिक्कत हो, उनके लिए सरल सा फार्मूला फोकस दूरी का ये है, और प्रतिबिंब का ये है, और वस्तु की दूरी का ये है। यह है लाइनर मैग्निफिकेशन। गोलीय दर्पणों के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो दोनों लंबाई, पहले प्रतिबिंब की लंबाई यानी फोटो की लंबाई, और वस्तु की लंबाई का अनुपात ही रेखीय आवर्धन कहलाता है। ये बटे ये रेखीय आवर्धन।
ये देखिए आवर्धन का फॉर्मूला है, प्रतिबिंब की लंबाई आकार आकृति अपॉन वही। देखिए आवर्धन एम बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, यानी प्रतिबिंब की दूरी कितनी होती है, आई बटे ओ। आवर्धन क्या है, जो वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार एक आवर्धन होगा यदि वस्तु के आकार एक से छोटा है, वस्तु का आकार बड़ा है तो एक से ज्यादा होगा, वस्तु का आकार छोटा है तो एक से कम होगा, बस यही है इसमें। गोली दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह प्रॉपर्टी, साइन कन्वेंशन ऑफ रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। गोली दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तनों में दर्पण से वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस की दूरी आदि को दिखाया जाता है। यह एक निश्चित एक ज्यामिति होती है जिस चिन्ह प्रॉपर्टी का ही प्रयोग किया जाता है। मतलब इसमें ये देखना है कौन प्लस है कौन माइनस है। दर्पण पर प्रकाश किरण सदैव बाईं ओर से आनी चाहिए। सभी दूरियां ध्रुव के मुख अक्ष से नापी जानी चाहिए। दर्पण के ध्रुव के दाईं ओर आपतित किरणें और की दिशा में नापी गई दूरियों को धनात्मक चिन्ह द्वारा साथ ले जाती हैं। मतलब दर्पण के दाईं ओर अथवा आपतित किरणें एवं दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक चिन्ह द्वारा ली जाती है। दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर अथवा आपतित किरणों की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां हमेशा ऋणात्मक मानी जाती हैं। वस्तु एवं प्रतिबिंब की लंबाइयां मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर धनात्मक और नीचे की ओर ऋणात्मक ले जाती हैं। ये चित्र देख लीजिए। गोली दर्पणों के लिए चिन्ह प्रॉपर्टी। अब इसमें ये देखना है हमें कि वस्तु की दूरी दोनों में ऋणात्मक होती है। क्या में होती है? दोनों में ऋणात्मक होती है। जो वस्तु की दूरी होती है, वस्तु की दूरी दोनों में ऋणात्मक होती है। एक उत्तल में धन और इसमें ऋण, इतना याद रखना है बस। जब ये ऋण है तो ये तो सभी ऋण होंगे, इसमें सभी धन होंगे। इसमें धनात्मक आफा से प्रतिबिंब की भर दूरी है केवल बस। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं, सवाल देख लेते हैं। एक अवतल दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। वस्तु की लंबाई 20 सेंटीमीटर, ओ 20 सेंटीमीटर है। तो जिसमें ये होता है ना m बराबर आई बटे ओ। तो एक अवतल दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु की लंबाई 20 सेंटीमीटर, यदि वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो अवतल दर्पण के प्रतिबिंब की लंबाई कहाँ होगी? 20 और 10, 1/2 माइनस 1/2 होगी। कोई 6 सेंटीमीटर आकार की वस्तु किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। तो दर्पण से कितनी दूरी पर किसी आकार को ज्ञात की किसी पर्दे को रखा जाएगा, स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार दोनों ज्ञात करें। दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति होती है तो आभासी और सीधा वाली प्रकृति होती है। कौन सी प्रकृति होती है? आभासी और सीधा प्रकृति वाला होता है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 है तो वक्र त्रिज्या 40 होगी। दुगनी होती है हमेशा। कितनी होती है? दुगनी होती है, 40 होगी। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है तो ये बनता है ध्रुव और फोकस के बीच। कहाँ बनता है? ध्रुव और फोकस के बीच बनता है।
नीचे दिए गए चित्र में एफ और पी प्रदर्शित करते हैं क्या? एफ और पी, एफ फोकस दूरी प्रदर्शित करते हैं, पी ध्रुव प्रदर्शित करता है। उत्तल दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण से पीछे बनता है हमेशा। कैसे बनता है? दर्पण से पीछे बनता है। इनमें से दर्पण वस्तु से छोटा व आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कौन सा दर्पण होता है? वो उत्तल दर्पण होता है जो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। संयुग्मी फोकस संभव है केवल अवतल दर्पण में। संयुग्मी फोकस संभव है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्र त्रिज्या एवं वस्तु की दूरी का उपयोग चिन्ह क्या है? तो प्लस प्लस माइनस। प्लस होगी फोकस दूरी, प्लस होगी वक्र त्रिज्या, और वस्तु की दूरी हमेशा माइनस होती है। ये फोकस दूरी की जो वक्र त्रिज्या से फोकस दूरी दुगनी होती है, वो सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। किसमें दिखाई दे रहा है? सी में दिखाई दे रहा है। एक अवतल दर्पण की वक्र त्रिज्या 12 है तो फोकस दूरी 24 दुगनी होगी। क्या वक्र त्रिज्या यानी सी 12 है तो एफ आधा होगा। इसका कितना होगा? 6 होगा। ऋण में फोकस दूरी जाएगी अवतल दर्पण की। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 है तो वक्र त्रिज्या 30 होगी, दुगनी होती। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 है तो दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या होगी, तो फोकस दूरी 12 तो 24 सीधी सीधी। यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 है, वस्तु की अवतल दर्पण से दूरी 15 है, तो दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? तो आप सीधे सीधे आप ये समझिए कि हम बना रहे हैं अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण। तो फोकस दूरी कितनी है इसकी? वो है 10। कितनी है? 10। तो इसकी वक्र त्रिज्या केंद्र की दूरी कितनी होगी? 20। और रखी कहाँ है वस्तु? 15 पे, यानी वस्तु रखी है फोकस और वक्र केंद्र के बीच। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा आपका वक्रता और अनंत के बीच, यानी कि यहाँ बनेगा प्रतिबिंब। कहाँ बनेगा? अनंत के बीच बनेगा। तो यानी कि सीधी सीधी बात है, फोकस दूरी 10 है, ये 20 है, इतनी 5 है तो इतनी भी 5 होगी। तो ये कहाँ बनेगा? मतलब 25 सेंटीमीटर से यहाँ तो बन ही नहीं सकता। सीधी सीधी बात। जैसे जैसे ये हो गई कितनी? फोकस दूरी 10, तो वक्र के अंदर 20 दुगनी होती है हमेशा। और वस्तु रखी 15 पे, तो 15 पे रखी वस्तु, तो 5 यहाँ खिसक जाना चाहिए। तो 20 5 25, 25 अपने समथिंग समथिंग आना चाहिए, लेकिन अनंत और सी तो बहुत दूरी होती है, तो इसलिए 25 से कम तो होगा नहीं। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, एक ही वजह ना 30। इस तरीके से हम इसे चित्र द्वारा भी इसका उत्तर निकाल सकते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्र त्रिज्या 20 है तो इसकी फोकस दूरी आधा होगी, सीधी सीधी बात है, और माइनस में होगी 10 होगी। यानी कि यदि किसी वस्तु के प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा है तो आवर्धन क्या होगा? आवर्धन होगा 1 से छोटा। सीधी सीधी बात, सी ऑप्शन। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने परंतु दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बने तो दर्पण क्या होगा? अवतल दर्पण होगा। किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? तो उत्तल का होता है। तो इसमें फोकस, इसमें आर क्या? आर F2F होना चाहिए। 2F किस में आएगा? इसमें आएगा। किसमें आएगा? देखो इसमें गुणा हो जाएगा F में, तो 2F हो जाएगा। अरे ये गुणा कर लो तो ये हो जाएगा। यदि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अब 20 सेंटीमीटर रखी तो सीधी सीधी बात फोकस पर वो वक्र त्रिज्या पर रखी। कहाँ रखी वस्तु? वक्र त्रिज्या।
यदि 10 इसकी फोकस है तो 20 क्या होगी वक्त त्रिज्या। तो जब 20 सेंटीमीटर रखी तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वहीं बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। तो ये क्या दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण तथा फोकस के बीच बनेगा, फोकस पर बनेगा दर्पण, वक्ता केंद्र, दर्पण के वक्ता केंद्र बनेगा। डी सही हो जाएगा।